अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिलोसोफर प्लेटो के बारे में बात करेंगे। प्लेटो पॉलिटिकल साइंस में इसलिए भी सबसे ज़्यादा उन्हें माना जाता है क्योंकि वो स्कूल ऑफ थॉट्स के सबसे जो बेसिक फाउंडेशन थी वो प्लेटो ने रखी थी। जो प्लेटो हैं वो 427 बीसी के अंदर ग्रीस के सिटी स्टेट एथेंस एथेंस के अंदर वो पैदा हुए थे और 347 बीसी के अंदर उनकी डेथ हुई थी। तो जो प्लेटो थे वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और सोक्रेटिस उस टाइम एथेंस के अंदर उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ की वजह से उनकी रेशनल स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से जो एथेंस थे उन्होंने उन्हें हेमलॉक दे दिया था, जहर का प्याला। और बाद में जो प्लेटो थे वो अरिस्टोटल के टीचर थे। तो बेसिकली जो उन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स दिए उनके पीछे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो सोक्रेटिस था। सोक्रेटिस बेसिकली उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। उनके जो उन्होंने काम किए, जो उनकी लाइफ की कंट्रीब्यूशंस थी, वो सब कुछ उन्होंने सोक्रेटिस से इंस्पायर होके किया था। तो अगर हम अब प्लेटो के वर्क की बात करते हैं तो उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, दी रिपब्लिक और स्टेट्समैन और दी लॉज। और उन्होंने अपनी एकेडमी की बुनियाद रखी थी। अपनी फाउंडेशन जो थी उनका नाम था दी एकेडमी। और उन्होंने जो उस टाइम एथेंस का जो सिस्टम था उसे वाइप आउट करने के लिए, क्योंकि वो करप्ट था और किसी की भी वो एक कोग्निटिव एबिलिटीज़ वाले बंदा जो था सोक्रेटिस, उसे तो वो मतलब टॉलरेट नहीं था करता। तो उसने सोचा कि ये जो सिस्टम है इसके वाइप आउट किया जाए और एक आइडियल स्टेट का जो है तस्वुर है वो कायम किया जाए। तो फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दी थी, जिसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 एलिमेंट्स हैं: द जस्टिस, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। इसके ऊपर मुश्तमिल है उसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है, अगर उसमें हम दी जस्टिस की बात करें तो उसके अंदर उसने 3 जो एलिमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं, उसने हाईलाइट किया था। सबसे पहले उसने जो पर्सन्स थे उन्हें उसने डिवाइड कर दिया था। तो सबसे पहले उसने एपेटाइट वाले बंदे थे, वो उसने अलग किए, फिर स्पिरिट वाले एंड देन विजडम वाले। तो जो एपिटाइट वाले बंदे थे वो कॉमन पीपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, स्पिरिट वाले थे वो सोल्जर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे एंड विजडम वाले थे वो फिलोसफर किंग को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसके ख्याल से जो बंदे जिनके अंदर भूख ज़्यादा है तो वो एपिटाइट वाले बंदे हैं और उन्हें फार्मर्स बनना चाहिए। और जैसे जिनके अंदर स्पिरिट है, जिनके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा है, जिनके दिल बड़े हैं, तो उन्हें सोल्जर्स होना चाहिए, उन्हें आर्मी वगैरह इस तरह के प्रोफेशंस के अंदर जाना चाहिए। और जो विजडम वाले बंदे थे, मतलब जो सोच सकते थे, जिनकी रेशनल अप्रोच थी, उन्हें फ़िलासफ़र किंग होना चाहिए कि वो जो एक बंदा फ़िलासफ़र किंग उनमें से होगा जो हर तरह की रेशनल एबिलिटीज़ पे पूरा उतरता होगा। तो इसके लिए उसने सबसे पहले एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया कि एथेंस के अंदर एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए। तो ये फेमिनिस्ट भी था क्योंकि उसने मेंस एंड वुमेन्स बोथ को इक्वलाइज रखा था कि जो भी स्कूल ऑफ उसके थॉट्स हैं वो एप्लीकेबल थे फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। तो अब जो उसकी एजुकेशन है उसके 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो 1 to 18 ईयर्स का है। 1 to 18 ईयर्स मीन जब एक बच्चा पैदा होता है तो उससे जो स्टेट मदर है उसके पास रखा जाएगा एंड 1 to 6 ईयर्स तक वो उसकी देखभाल करेगी, उसकी फीडिंग होगी और उसे मैथमेटिक्स, उसे डिफरेंट जो है सिलेबस वो उसे कवर करवाया जाएगा और सारी बेसिक उसकी फाउंडेशन जो है उससे किया जाएगा। और वो 1 to 18 ईयर्स के अंदर उसे जिम्नास्टिक वगैरह और हर तरह की एबिलिटीज़ उसके अंदर करवाई जाएंगी, रिकॉग्नाइज करवाई जाएंगी कि ये बंदा क्या कर सकता है, किस स्टेट पे पूरा उतरता है। और 1 to 18 ईयर्स के बाद उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर तो वो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है तो फिर उससे वो एपिटाइट वाला बंदा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो आगे जा सके, उसके अंदर स्पिरिट ही नहीं है, विजडम ही नहीं है। तो दैट्स वाई दैट एग्ज़ाम विल रिफ्लेक्ट द पर्सनस एबिलिटीज़। तो जो बंदा फेल होगा वो चला जाएगा एपिटाइट की तरफ और जो उसमें से पास हो जाएगा वो उसे सोल्जर मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद ये है फर्स्ट फेज़ हमारा। और अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ 20 to 35 ईयर्स तक रिलाई करता है। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उन्हें फ़िलासफ़ी, जिम्नास्टिक और फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाएंगी, उनकी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा एंड देन उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और अगर तो वो उस एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाते हैं तो फिर उन्हें थर्ड जो फेज़ है उसके लिए प्रिपेयर कर लिया जाएगा। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें सोल्जर वाली लिस्ट के अंदर रख दिया जाएगा। और थर्ड फेज़ के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक जो बंदे हैं वो आएंगे जिनके अंदर एक रेशनल अप्रोच होगी और जो विजडम होगा। और थर्ड फेज़ 35 to 50 ईयर्स पे रिलाई करता है। इसके अंदर रूलर्स होंगे जो रूलर फैमिलीज़ के अंदर रहेंगे और लॉ बनाएंगे। और उनका जो बना हुआ लॉ है वो सोवरन होगा, मतलब वो सोवरन होंगे तो वो लॉ प्रोड्यूस करेंगे और उनका जो लॉ होगा उसे कोई भी बंदा डिनाई नहीं कर सकता, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा और हर बंदे को उसे मानना पड़ेगा। थर्ड फेज़ के अंदर उसने ये स्कूल ऑफ थॉट जो था वो प्रोड्यूस किया था। अगर हम उसके बाद उसकी जो थर्ड सेगमेंट है प्लेटो के वर्क में वो था कम्युनिज्म फॉर आइडियल स्टेट, कि हर बंदा इक्वल है, कोई फैमिली नहीं बनाई जाएगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई जाएगी, सारा का सारा जो काम है वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब कोई फैमिली नहीं होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी तो किसी भी किस्म की पर्सनल डिज़ायर्स नहीं होंगी। तो जब पर्सनल डिज़ायर्स नहीं होंगी तो फिर कोई भी बंदा करप्शन नहीं करेगा, कोई भी बंदा निपोटिज्म नहीं वहाँ पे होगा। एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ एरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड टू स्टॉप निपोटिज्म ही प्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म। तो इस तरह से क्योंकि जो बच्चा एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसे मदर स्टेट जो 20 ईयर्स के बाद एक बंदा है ना तो वो शादी कर सकता है। उसके बाद उसकी जो बच्चा पैदा होगा उसे मदर स्टेट मदर जो है उसने उसकी परवरिश करनी है। तो इस वजह से बंदे को यही नहीं पता होगा कि मेरा इसमें से औलाद कौन सी है, और फिर वो किसी स्पेसिफिक के लिए काम नहीं करेगा बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। क्योंकि हमेशा जो भी बंदा काम करता है वो या अपनी फैमिली के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है एंड अपनी प्रॉपर्टी के लिए करता है। लेकिन जब ऐसी कोई भी पर्सनल डिज़ायर्स नहीं होंगी तो फिर बंदा अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन ये जो उसने थ्योरी दी थी वो यूटोपियन थ्योरी थी, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ इतना ड्रामेटिक था, सारा कुछ इतना आइडियल था कि कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। बिकॉज ऐसा सिस्टम एप्लीकेबल होना नामुमकिन था कि एक बंदा है वो कैसे अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी सब चीज़ों को डिनाई कर सकता है। इसलिए इसकी जो ये आइडियल स्टेट वाली थ्योरी थी इसे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि ये नॉन एम्पिरिसिस्ट बंदा था। इसने मतलब कि रेशनल वे से सोचा ही नहीं था। और इसने मतलब इसके जो स्कूल ऑफ थॉट था इसे डिनाई कर दिया गया। एंड देन इसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह के वर्क्स को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन चूँकि इसने स्कूल ऑफ थॉट्स की बुनियाद रखी थी इसलिए आज भी पॉलिटिकल साइंस में इसकी एक बहुत अहमियत है, आज भी इसे बहुत ज़्यादा माना जाता है। और एज़ इसने एजुकेशन कंपलसरी किया एथेंस के लिए, तो आज भी एजुकेशन जो है वो हर शोबे के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर, हर स्टेट के अंदर कंपलसरी है फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। तो इस लिहाज से इसे प्रमोट किया जाता है। इस लिहाज से इसकी जो स्टडी है प्लेटो की वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी इसका जो था स्कूल ऑफ थॉट्स वो कोई रेशनल नहीं थे, वो नॉन एम्पिरिसिस्ट थे। तो दैट्स वाई इसके वर्क को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया और ये अपने वर्क की वजह से इतना फेमस नहीं हो सका।